Once again, very warm welcome to all of you, my dear future officers. आज हम लोग m.Laxmikant के समरी का एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 6 होगा, नागरिकता। इस बार के हर एक एग्जाम के लिए और आने वाले पिछले 2-3 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2-3 सालों के लिए, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था वो इस टॉपिक को ट्रेंडिंग बनाया है। तो आप इस पूरे वीडियोस को देखिए और इसके साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको m.Laxmikant के पूरे समरी को देखना चाहिए तो प्लेलिस्ट अवेलेबल, आप वहां से जाके वीडियोस को एक एक करके देखिए। ये आपके इंटरेस्ट को जरूर जगाएगा m.Laxmikant पूरे बुक को पढ़ने में। अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथ में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आज के चैप्टर पे हम लोग आएंगे, आज का जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है और इस चैप्टर में हम लोग पार्ट 2 जो है अपना और अनुच्छेद 5 से 11 इस पूरे को वाइडली डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा हमारे लिए? इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें ये होने वाला है कि आर्टिकल 5 to 11 में मेंशन क्या किया गया हुआ है, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये निकल करके आएगा हमारे सामने में कि हम एक व्यक्ति को भारत का नागरिक कैसे मानते हैं और सरकार जो है वो कैसे एक व्यक्ति को भारत का नागरिक मानेगी और कैसे हम लोग जो है वो दूसरे देशों से आए हुए लोगों को अवैध प्रवासी के रूप में जानते हैं, ठीक है। और फिर हम कैसे एक व्यक्ति को जो है, एक व्यक्ति के ऊपर सेडेशन का चार्ज कैसे लगाया जाता है, कैसे उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगता है, कैसे उसको देश की नागरिकता, उसके देश की नागरिकता को खत्म कर दिया जाता है। इन्हीं सारे चीजों को डिस्कस करने वाले हैं आज। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का। तो सबसे पहले अगर हम अपने प्यारे भारत के बारे में बात करेंगे तो अपना एक अतुलनीय जो भारत है उसको अगर आप पूरे वर्ल्ड को के साथ अगर आप उसको जोड़ करके देखिएगा तो भारत ही एकलौता ऐसा देश है जो अपने विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें एक विशेषता ये भी है कि भारत में भारतीय लोग भी रहते हैं और दूसरे जगह से आए लोग भी रहते हैं। मतलब कि भारत जो है, यहाँ पर जो भी आज के समय के देश हैं उस सारे देशों में उसके अपने लोग तो रहते ही हैं, साथ में उस देश में विदेशी लोग भी रहते हैं। जैसे कि अगर अमेरिका की आप बात कीजिएगा तो जो अमेरिकन है वो तो वहां के देशी है, लेकिन जो भारतीय है वो वहां के लिए विदेशी है। सेम उसी तरीके से हमारा जो प्यारा भारत है इसमें हम भारतीय तो रहते ही हैं, अमेरिकन भी आकर के यहाँ पर रहते हैं जिनको हम विदेशी के रूप में जानते हैं। लेकिन जो फीचर्स, जो फैसिलिटीज और जो लॉ बनाया जाता है अमेरिकन के लिए अमेरिका में, वो लॉ वहां पे विदेशी लोग के लिए नहीं बनता है। सेम चीज हमारे प्यारे भारत में होता है। हमारा जो प्यारा भारत है यहाँ भी जो लॉ बनाया जाता है उस लॉ में इंडिया के लोगों के लिए जो फैसिलिटी दिए जाते हैं वो यहाँ पर विदेश के रहने वाले जो लोग हैं उनको नहीं दिया जाता है। सेम बात यहाँ पर डिस्कस किया गया हुआ है, जो कि शब्दों में पिरो दिया गया हुआ है। अब अगर हम लोग देखें तो भारत में विदेशी लोग भी दो तरीके के रहते हैं। एक ऐसे विदेशी लोग रहते हैं जिनके यहाँ से हमारे देश का जो रिलेशन है काफी जबरदस्त का रिलेशन होता है, मतलब कि वो हमारे मित्र होते हैं। एक ऐसे विदेशी लोग होते हैं लाइक दैट पाकिस्तान, जो हमसे पैदा लेके हम ही से बैर करता है। ऐसे देश के लोग भी होते हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चलता है। तो जिन देश के जो लोग होते हैं जिनसे हमारे यहाँ का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, मीन सकारात्मक है, पॉजिटिव वे में चल रहा होता है, वहां तक की कोई बात नहीं है। लेकिन जिस देश के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा और वहां के नागरिक हमारे यहाँ रह रहे हैं, उसके लिए हम लोग आर्टिकल 22 को जो है वो उसको नजरबंदी और जीवन की सुरक्षा के लिए जो है ये जो स्वतंत्रता है उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। सेम टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होता है वैसे लोगों के लिए भी जो हमारे यहाँ रह तो रहे हैं लेकिन विदेशी लोग हैं और सकारात्मक रिलेशन तो चल रहा है, लेकिन जैसे ही रिलेशन गड़बड़ होगा हम आर्टिकल 22 की स्वतंत्रता उनको नहीं दे सकते हैं। बातें हो गई खत्म। इसके बाद आते हैं हम लोग जो है अपने देश के नागरिक के ऊपर कि अगर आप विदेशी लोगों के आर्टिकल 22 के सुविधा को जो है, जो उनको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है, उसको तो आप खत्म कर दीजिएगा, लेकिन हमारे अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको आप क्या फीचर्स देते हैं जिससे कि आप एक ब्रिज बना सकते हैं विदेशी और इंडियन के बीच में। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम अपने भारत के जो लोग होंगे उनको धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर कोई भी विभेद होने से रोकेंगे। आर्टिकल 15 बोलता है, उनको फंडामेंटल राइट दिया गया हुआ है
जो उनके फंडामेंटल राइट में मेंशन किया गया हुआ है। सेम चीज लोक नियोजन का जो बात आता है, जैसे ही सरकारी सुविधा की बात आएगी हम उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जो आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है, लेकिन यही चीज हम कर सकते हैं जो हमारे यहाँ विदेशी लोग रहते हैं उनके लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाक्य स्वतंत्रता के ऊपर, जो आज के समय में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है और लोग इसके अमेंडमेंट की बात करते हैं कि आर्टिकल 19 में थोड़ा सा अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, मींस दे आर द टुकड़े टुकड़े गैंग्स, बट उनको स्वतंत्रता मिल जाती है किस कारण से? आर्टिकल 19 के थ्रू, राइट टू एक्सप्रेशन। जैसे उनको स्वतंत्रता मिलती है वो भारत के अगेंस्ट में बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, भारत को चिकन नेक बनाएंगे, और वो भारतीय होते हैं और उनको कुछ नहीं किया जाता है उनके मानवाधिकार को लेके, उनके फंडामेंटल राइट को लेकर के, और उनके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 को लेकर के। तो ये स्वतंत्रताएं हम भारत के लोगों को देते हैं, ये चिंती नहीं है, अगर रेयर केस नहीं आता है तो। लेकिन हम इसके लिए टर्म एंड कंडीशन तब लगा सकते हैं जब हमारे देश में कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, फिर भी हम विदेशियों को इस अधिकार से रोक सकते हैं। आते हैं शिक्षा एवं संस्कृति के ऊपर, जो भारतीयों को स्पेशल दिया गया वो आर्टिकल 29 और 30 में। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में मतदान करने का जो अधिकार है, ये भी हम स्पेशल पावर देते हैं हम अपने यहाँ के लोगों को, हम अपने यहाँ के सिटीजन को। इसके बाद संसद और विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए भी हम पावर देते हैं, जो हम विदेशियों के लिए इसके लिए अलग रूल बना सकते हैं, बट हम अपने देश के लोगों के लिए इसमें किसी भी आधार पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक पदों पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी टर्म एंड कंडीशन जोड़ा जाता है, लेकिन ये व्यक्ति जो हमारे देश में रह रहा होता है, जो विदेशी है, अगर वो पेपर पर भारत का नागरिक होगा तो उस व्यक्ति को हम यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये टर्म एंड कंडीशन कहीं नहीं जोड़ा गया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब तक आप जन्म से भारत के नागरिक नहीं होंगे तब तक हम आपको ये अधिकार नहीं देंगे। केवल वर्ड लिखा हुआ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो अगर वो प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक नहीं है फिर भी हम उसको ये अधिकार दे सकते हैं अगर उसने भारत की नागरिकता को ग्रहण किया है तो। बहुत कंट्रोवर्शियल है ये बात, और इसके ऊपर जबरदस्त का एक मटर छिड़ा हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला कि हमने केवल ये बोला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इसमें ये नहीं बोला है कि वो भारत का नागरिक अगर जन्म से होगा हम तभी उसको ये अधिकार देंगे। मीन्स ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को एडॉप्ट किया है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द कास्टिंग ऑफ वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और लोकसभा एंड विधानसभा। ओके, ये बात यहां तक क्लियर हो जाती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आता है हम लोग लिए संवैधानिक उपबंध। भाई साहब, हम भारत में जो है एक व्यक्ति को नागरिक कैसे मानेंगे, क्या टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, पाकिस्तान चला जाता है, तो हम क्यों उसको भारत का नागरिक मानेंगे? और अगर पाकिस्तान में कोई व्यक्ति और भारत आता है तो हम क्यों उसको भारत का नागरिक मानेंगे? और कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है तो हम क्यों उसको भारत का नागरिक मानेंगे? ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम लोग भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 को डिस्कस करने वाले हैं। सेम चीज यहाँ भी मेंशन किया गया हुआ है। इस पूरे पार्ट में हम लोग पूरे पाठ्यक्रम में हम लोग भाग 2 को कॉन्स्टिट्यूशन के 5 से 11 तक को डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 to 9 तो आपने केवल ये देखना है कि सिटीजनशिप का टर्म एंड कंडीशन क्या होने वाला है। 10 और 11 थोड़ा सा हटके आर्टिकल है, जिसमें 10 ये बोलता है कि हम एक व्यक्ति को भारत का नागरिक जो मानते हैं उसकी नागरिकता का किसी भी तरीके से हनन नहीं होना चाहिए, और 11 ये बोलता है कि अगर किसी टर्म एंड कंडीशन में ऐसा लगता है कि संसद कोई लॉ बनाना चाहती है तो दे कैन मेक अ रूल फॉर इट। अब यहाँ पर अगर हम लोग आएंगे तो संसद ने ये सोचा कि हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। क्या चेंजेस करने चाहिए नागरिकता के रूप में? तो हम लोगों ने ये देखा कि जैसे ही भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तो हम एक जो है वो नागरिकता अधिनियम लेकर के आते हैं, जिसमें ये चीज मेंशन होगा कि हम कैसे लोगों को भारत का नागरिक मान सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने क्या किया कि नागरिकता कानून लेकर के आया 1955 में। अब ये जो नागरिकता कानून था इसमें साइमल्टेनियस चेंजेस नहीं हुए हैं, बहुत दिनों के बाद चेंजेस होने स्टार्ट हुए हैं, और ये चेंज इस तरीके का था जो काफी इंपॉर्टेंट था। और वही चेंज 2019 में भी हुआ है, जब हम लोगों ने परसिक्यूटेड माइनॉरिटी के लिए एक लॉ बनाया कि अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं तो हम उनको भारत की नागरिकता दे सकते हैं, लेकिन टर्म हम ये जोड़ेंगे कि वो सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, ईसाई और बौद्ध होंगे
तभी हम उनको नागरिकता देंगे, और ये 2019 में हुआ था। इसी तरीके के धीरे धीरे अमेंडमेंट जो हुए थे वो 1957 में, 1960 में, 1985 में इस तरीके से हुए थे। अब एक एक करके अगर हम इसको देखेंगे आर्टिकल 5 से आर्टिकल 9 तक की बात को, तो इसमें चीजों को बहुत क्रिस्पी तरीके से लिखा गया हुआ है, और एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर भारत के संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से अगर हम लोग बात करेंगे, तो आर्टिकल 5 ये मेंशन करता है कि हम एक व्यक्ति को भारत का नागरिक तब मानेंगे जब उसका जन्म भारत में हुआ होगा, उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक रहा होगा, ठीक है, या फिर वो संविधान लागू होने के पूर्व, मतलब संविधान लागू होने के 26 जनवरी 1950 के पहले 5 साल पहले तक भारत में रहा हुआ व्यक्ति होगा, उसको हम स्वतः भारत का नागरिक मानेंगे बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के। अब इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, इसको हम लोग थोड़ा आगे देखने वाले हैं, बट इसके बाद हम लोग आर्टिकल 6 के ऊपर आते हैं। आर्टिकल 6 ये बोलता है कि एक व्यक्ति जो भारत से आया होगा, यदि वह उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति या दादा दादी में से अविभाजित भारत में पैदा हुआ होगा, मींस 1947 के पहले अगर पैदा हुआ होगा, और वो व्यक्ति अगर बालिग होने के बाद भारत में आता है, तो हम उसको भारत का नागरिक मान सकते हैं, बशर्ते टर्म एंड कंडीशन क्या जोड़ा गया हुआ है कि वह 19 जुलाई 1948 के पूर्व स्थानांतरित हुआ है, मतलब कि 19 जुलाई 1948 के पहले ही वो पाकिस्तान चला गया हुआ है, ठीक है, मींस पाकिस्तान से आ गया हुआ है यहाँ पर, और भारत में निवास किया हुआ है। यदि 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवास किया हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, तभी हम उसको भारत का नागरिक मानेंगे। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या जोड़ेंगे कि वो 6 माह तक कम से कम भारत में रहा हुआ होगा। मतलब अब इसको जरा सा आसान भाषा में समझेंगे कि एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत में, मतलब 1947 के पहले पाकिस्तान वाला पार्ट में चला गया हुआ है, ठीक है, मतलब पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और असम का सिलहट वाला जो एरिया था, उसमें अगर वो पड़ा हुआ है, तो आदमी अगर वो 1948 के पहले भारत में आ गया हुआ था, बोला कि नहीं भाई साहब हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हमको भारत में आना है, भागो यहां से, वो भारत में आ गया, इस कंडीशन में हम उसको भारत का नागरिक मानेंगे। अगर इसके बाद भी वो यहाँ पर आया हुआ है, तो अगर उसको पंजीकृत कर लिया गया है, तो भी हम भारत का नागरिक मानेंगे। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या होगा कि वो 6 महीने तक कम से कम भारत में रहा हुआ होगा। ये आर्टिकल 6 बोलता है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 7 के ऊपर। आर्टिकल 7 ये बोलता है कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हुआ है। टर्म देखिए यहाँ पर, हमने अपना आजादी कब लिया था? 1947 में, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ये बोलता है कि 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जो व्यक्ति चला गया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन बाद में वो फिर से भारत में लौट आया हुआ होगा, वह भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन टर्म क्या जोड़ेंगे हम उसमें कि उसको भारत में पंजीकृत होना पड़ेगा और 6 माह तक कम से कम भारत में रहना होगा, हम उसको भारत का नागरिक मान लेंगे। आर्टिकल 7 बोलता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल 8 बोलता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्टिकल 5 to 9 अगर आप डिस्कस कर लेते हो तो आपकी कहानी ऐसे खत्म हो जाती है, और 10 और 11 में तो बस छोटी सी बातें हैं जिसको डिस्कस करेंगे हम लोग, बहुत एक एक लाइन का मैटर आएगा वो। आर्टिकल 8 ये बोलता है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुआ है, मतलब 1947 के पहले पैदा हो गया हुआ था, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा होगा, मतलब वह भारत के बाहर वैसे देश में रह रहा होगा जहां पर भारत का पंजीकरण होना भारत के नागरिकों का संभव है, तभी वो वहां रह रहा है, ठीक है, और उसका भी पंजीकरण हम भारत के अंदर कर सकते हैं। लेकिन टर्म एंड कंडीशन उसमें हम जोड़ेंगे कि वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण करवाया है कूटनीतिक तरीके से। जियोपॉलिटिकल लेवल जो होता है ये अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर जो है, मतलब कि वो अगर रूल के हिसाब से उन्होंने अपना पंजीकरण करवा लिया यहाँ पर, तो हम उसको भारत का नागरिक मान लेंगे। यहाँ पर अगर अविभाजित भारत में उसके दादा दादी या पिता माता में से कोई एक पैदा लिया हुआ होगा, तब की बात करते हैं हम। लेकिन उसके दादा दादी और माता पिता जो है वो दूसरे देश का नागरिकता एडॉप्ट किए हुए हैं। लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये है कि वो जिस देश में रह रहा है उस देश में भारत की नागरिकता को भी स्वीकार करने की छूट होगी, तभी हम उसको भारत का नागरिक मानेंगे। आर्टिकल 8 बोलता है। अब ये सारी बातें अगर आप डिस्कस करोगे
तो इसमें यही चीज आता है, पूरे 3 आर्टिकल में यही मेंशन किया गया हुआ है कि एक व्यक्ति को, जो भारत का मूल निवासी है वो तो ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से भारत का निवासी होगा ही होगा। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से हस्तांतरित होकर के भारत आया हुआ है उसको भी हम भारत का नागरिक मानेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया हुआ है उसको भी हम भारत का नागरिक मान सकते हैं, और एक व्यक्ति जो मूल व्यक्ति है वो भारत के अगर बाहर रह रहा है उसको भी हम भारत का नागरिक मानेंगे। यहां तक की बातें खत्म है। ये आर्टिकल 5 to 8 तक में ये चीज मेंशन कर दिया गया हुआ है। एक आर्टिकल 9 आता है कि अगर ये सारे चीज होने के बाद भी जो व्यक्ति भारत की नागरिकता को स्वेच्छा से छोड़ देता है उसको भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है, ये आर्टिकल 19 बोलता है। यहां तक की बातें क्लियर है। अब आर्टिकल 10 ये बोलता है कि नागरिक के अधिकारों को बना करके रखना ये संसद का पावर है, और ये आर्टिकल 10 बोलता है। आर्टिकल 11 ये बोलता है कि जब कभी हमें जरूरत पड़ेगा तो हम नागरिक अधिनियम 1955 में चेंज करेंगे, और यही चेंजेस आपके 2019 में निकल करके आए हुए थे, जो जबरदस्त का कंट्रोवर्शियल हुआ था, क्योंकि इसमें जो है वो धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन का बात कहा गया हुआ था। लेकिन हर एक जगह पे इसी चैप्टर के लास्ट वाले 3rd पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड का वैल्यू होता है, और उस वर्ड को एक्सेप्शन मान करके कैसे लोगों ने इसका यूज किया है। वही चीज यहाँ पर हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ये मैटर लिखा ही नहीं हुआ है कि हम परसिक्यूटेड माइनॉरिटी के लिए लॉ नहीं बना सकते हैं, और सेम चीज हुआ, संसद ने परसिक्यूटेड माइनॉरिटी के लिए लॉ बनाया है, किसी धर्म को छांट करके कहाँ लॉ बनाया है। और ये जो तीनों देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये ऑलरेडी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, तो उसमें मुस्लिमों का प्रोसिक्यूशन तो बहुत रेयर एंड रेयर है, लेकिन वहां पर जो हिंदू लोग होते हैं उनका प्रोसिक्यूशन होता है। इस कारण से उसके लिए लोगों ने लॉ बनाया, और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया हुआ था। ये उसका प्राइमरी अधिकार जो है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 के थ्रू, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना और ये चीजें सही हो गई। बट यही जो चीज था जिसमें कि गवर्नमेंट ने समझा कि हमें प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी के लिए लॉ बनाना चाहिए, तो हम 1955 में चेंजेस करेंगे, तो उसी को 1955 में चेंज किया, क्योंकि उसको पावर है आर्टिकल 11 के थ्रू। ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपको समझने चाहिए थे सिटीजनशिप चैप्टर के अंदर से। इसके बाद से हम लोग इसके एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 2 पे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। ये आपका सेशन नंबर 1 था। नेक्स्ट सेशन हम लोग 2 डिस्कस करेंगे, इसका एडवांस लेवल होगा, जिस लेवल को आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनाया गया हुआ है। तो ये था आज के सेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन पे, जो सिटीजनशिप का ही होगा। इस सेशन को हम लोग इस चैप्टर को 3 सेशन में कवर करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन 2 होगा आपका। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए मोटिवेशन के लिए हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।